नमस्कार दोस्तों, मैं तमिश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक में जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, वंशानुक्रम एवं वातावरण। आज का ये जो टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि कैसे जो वंशानुक्रम यानी जो हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है या फिर कभी ये सोचा है कि कैसे कुछ जो बच्चे होते हैं वो अपने मम्मी पापा के हिसाब से मतलब उनके जैसे ही दिखाई देते हैं। उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके जैसे होते हैं, और कुछ जो बच्चे होते हैं उनके जो हैबिट होते हैं वो वातावरण मतलब जो एनवायरनमेंट के कारण जो है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, कुछ जो बच्चे होते हैं मतलब बच्चे में जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो उसको बाय बर्थ मिलती है, जबकि कुछ जो है वो एनवायरनमेंट से क्या करना पड़ता है, उसको एक्वायर करना पड़ता है। ठीक है, अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों का जो है वो एकदम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कैसे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या इंपॉर्टेंट योगदान होता है। ठीक है जी, तो आशा करता हूँ आप सभी एकदम अच्छे से होंगे, आप सबकी तैयारी जो है वो अच्छे से चल रही होगी। और चलिए आज जो है हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर इसके पहले का सेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में आप उसको जाकर देख सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए आज का जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के सेशन में वंशानुक्रम और वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखेंगे मनुष्य का जो विकास होता है वो प्रमुख रूप से दो कंपोनेंट्स है ना, दो कंपोनेंट्स पर डिपेंड करता है। कौन कौन से कंपोनेंट्स? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। ठीक है, तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो इन दोनों के इंटरेक्शन का क्या होता है? परिणाम होता है, रिजल्ट होता है। ठीक है जी, तो चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन का क्या होता है? रिजल्ट होता है। ठीक है, तो विकास ये जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के मिलकर कार्य करने का क्या है? परिणाम है, रिजल्ट है। ठीक है, और प्रकृति जो नेचर होती है वो रॉ मटेरियल देती है, लेकिन पालन पोषण जो होता है, पालन पोषण अंतिम व्यक्तित्व को आकार देता है। यानी यानी जो वातावरण है, वातावरण जो है, सॉरी माफ कीजिए, ये जो नेचर है वो क्या होता है? रॉ मटेरियल देता है। मतलब बच्चे के अंदर बाय बर्थ जो है वो कुछ गुण जो है वो उसमें पाए जाते हैं, जो किससे मिलते हैं उसको? अपने मम्मी पापा से। किससे? या फिर अपने पूर्वजों से। ठीक है जी, मतलब नेचुरली जो है वो बच्चे को कुछ जो गुण होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं वो उसके अंदर पाई जाती हैं, और जो वातावरण होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, वो इन्हीं गुणों का जो विकास है वो किस दिशा में होगा और कैसे बच्चे का विकास होगा, इसको क्या करता है? निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये जो नेचर है बच्चे की जो प्रकृति है वो उसको रॉ मटेरियल देती है, मतलब बाय बर्थ उसको कुछ गुण मिलते हैं, और जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, वो उन्हीं गुणों को विकसित करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम जो होता है वो क्या देता है? एबिलिटी या क्षमता जो है वो प्रदान करता है, और जो वातावरण है वो क्या करता है? एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मंच जो है वो प्रदान करता है, ताकि बच्चे का जो विकास है वो एकदम अच्छे तरीके से हो, जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा में हो। ठीक है, और बच्चा जो है बड़ा होकर एक अच्छा नागरिक बने। ठीक है जी, चलिए, ये जो बच्चा है ये क्या है? वंशानुक्रम, अपने पूर्वजों से मिले हुए गुण, और वातावरण मतलब ऐसे गुण जो वो प्रकृति से एनवायरनमेंट से जो है वो क्या करता है? एक्वायर करता है, अर्जित करता है। इन्हीं दोनों का क्या होता है? उसके अंदर गुण जो होता है वो प्रतिफल होता है, उसका जो विकास होता है वो इन्हीं गुणों का क्या होता है? परिणाम होता है या रिजल्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। वंशानुक्रम, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं वंशानुक्रम क्या है? हेरिडिटी जिसको बोलते हैं, ये क्या है हेरिडिटी? सबसे पहले हेरिडिटी एक स्थिर और प्राथमिक संरचना है। हेरिडिटी क्या है जी? एक स्थिर और प्राथमिक संरचना है। ठीक है, हेरिडिटी या वंशानुक्रम क्या है? एक स्थिर और प्राथमिक संरचना है जो गर्भाधान के समय ही क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले वंशानुक्रम क्या है या हेरिडिटी क्या है उसको देखते हैं। वंशानुक्रम क्या है?
ऐसे गुण, ऐसे क्वालिटीज जो बच्चे को माता पिता से मिलते हैं या उसके पूर्वजों से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। जैसे बच्चे का स्किन का जो कलर हो गया, जो बाल का कलर हो गया, आंखों का कलर हो गया, ये जितने भी जो गुण हैं वो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो है वो बाय बर्थ क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। अब क्या बोल रहा है कि ये क्या है, एक स्थिर संरचना है। क्या है, एक स्थिर संरचना है। स्थिर कैसे, ये जितने भी क्वालिटीज होती हैं वो जीन्स में या फिर क्रोमोसोम में क्या होती है, पहले से डिसाइडेड होती हैं। ठीक है, इसीलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ये क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। तो क्या है, ये एक स्थिर संरचना है। ठीक है जी, जो क्या होता है गर्भाधान के समय ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे के जन्म से पहले ही क्या होती है, बच्चे में डिसाइड हो जाती है कि उसके स्किन का कलर, उसके आंखों का कलर, उसके बाल का कलर, ये जितनी भी चीजें हैं वो पेरेंट्स से मिलते हैं। ठीक है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक है जी, यह स्वभाव को निर्धारित करता है। इसे पोषण के रूप में क्या किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। ठीक है, जो हेरिडिटी होती है वो हमारे स्वभाव को, बच्चे के बिहेवियर को क्या करती है, डिसाइड करती है। ठीक है, और इसे पोषण के रूप में परिभाषित, इसे पोषण के रूप में क्या किया जाता है, जाना जाता है, या इसको जो है परिभाषित किया जाता है। ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन क्या है, एक मनोवैज्ञानिक है। इनका कहना है कि ये जो हेरिडिटी है एक कानूनी अवधारणा होती है। ठीक है, हेरिडिटी क्या होती है, एक कानूनी अवधारणा होती है। ठीक है जी, तो हेरिडिटी क्या है, बच्चे को अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलने वाले गुण। ठीक है, चाहे वो उसके स्किन का कलर हो, आंखों का कलर हो, ठीक है, चाहे वो उसका इंटेलिजेंस, उसको भी हम देख सकते हैं, आगे उसको पढ़ेंगे, ये भी आएगा उसमें। ठीक है, तो ये जितने भी जो क्वालिटीज होती हैं वो बच्चे को बाय बर्थ मिलती है अपने पेरेंट्स के थ्रू। और ये स्थिर क्यों होती है, क्योंकि पहले से क्या होती है, डिसाइड होती है, डिसाइडेड होती है। ठीक है जी, चलिए इसके बाद फिर आगे देखते हैं। ये उसके कुछ हेरिडिटी के कुछ क्या है, परिभाषाएं जो है वो यहाँ पर दी गई हैं। जेम्स ड्रेवर, इनका कहना है कि माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम क्या कहलाता है, हेरिडिटी। ठीक है, पीटरसन एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है। इनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति माता पिता द्वारा अपने पूर्वजों से जो प्राप्त करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। ठीक है, चाहे वो आंखों का कलर हो, ठीक है, चाहे वो स्किन का कलर हो, ठीक है, चाहे उसकी लंबाई हो, है ना, चाहे उसका वजन हो, ये जितनी भी चीजें जो है बच्चा अपने पूर्वजों से क्या करता है, अपने पेरेंट्स के थ्रू क्या करता है, प्राप्त करता है। ठीक है, अपने पूर्वजों से क्या करता है, इन सभी चीजों को प्राप्त करता है, ये कहलाता है हेरिडिटी। ठीक है, अब ये शारीरिक विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। शारीरिक विशेषताएं मतलब ये जो क्वालिटीज हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज, जैसे रंग रूप हो गया, आंखों का कलर हो गया, लंबाई हो गया, है ना, उसकी ऊंचाई हो गया, उसका वजन हो गया। ठीक है, और मानसिक विशेषताएं, मेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे मूल प्रवृत्तियां, जो जन्मजात बाय बर्थ बच्चे के अंदर कुछ क्वालिटीज जो हैं वो पाई जाती हैं, रोना, हंसना, ठीक है, या फिर जो सेंसेस के थ्रू बच्चा जो है वो सीखता है, और इंटेलिजेंस हो गया, या फिर जो उसकी एबिलिटी हो गई। तो ये जितनी भी चीजें जो पेरेंट्स के थ्रू क्या होती है, बच्चे में जो है वो ट्रांसफर होती है, ये जो क्वालिटीज ये कहलाते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब हेरिडिटी के क्या है सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, सीड जर्म कंटिन्यूटी प्रिंसिपल। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ सीड जर्म प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे, वीजमैन। कौन थे, वीजमैन। और इनका मानना था, इनका क्या मानना था कि हर एक मनुष्य में दो प्रकार के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल या कोशिका जो हमारे जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है, जैसे एक बिल्डिंग की जो सबसे जो छोटी यूनिट क्या होती है वो एक ब्रिक होती है, ब्रिक मतलब ईंट, वैसे ही एक लिविंग बींग्स, ठीक है, एक लिविंग बींग्स जो जीवित जंतु है उसकी सबसे छोटी यूनिट जो है वो क्या होती है, कोशिका। इन्हीं कोशिकाओं के फलस्वरूप जो है वो ऊतक बनता है, टिश्यू जो है वो बनते हैं, बॉडी पार्ट्स बनते हैं। ठीक है, और पूरा जो है बॉडी इन्हीं कोशिकाओं के थ्रू क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है जी, तो प्रत्येक मनुष्य में, ठीक है, हर एक जो शरीर में जो लिविंग बींग्स है उसमें दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होता है सोमैटिक सेल्स और एक होता है जर्म सेल्स। ठीक है, एक होता है क्या, सोमैटिक सेल्स, और एक होता है जर्म सेल्स। जो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं वो बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सोमैटिक सेल किसके लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जबकि जो जर्म सेल होते हैं वो आगे वंश को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब संतान उत्पत्ति के लिए
क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार क्या है, माता पिता पूर्वजों से प्राप्त बीज कोश के क्या होते हैं, संरक्षक होते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे के जो मम्मी पापा हैं वो उनके पूर्वजों से जो सीड जो मिलता है उनके क्या होते हैं, उसको कंजर्व करके वो क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है, और अपने आगे आने वाले बच्चों में उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये है। तो दो टाइप के सेल होते हैं, कौन कौन से सेल, एक होता है सोमैटिक सेल। ठीक है, एक कौन सा सेल, सोमैटिक सेल्स, एक कौन सा सेल जी, एक होता है सोमैटिक सेल जो बच्चे की ग्रोथ के लिए है ना, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके मसल्स के लिए कि उसकी मांसपेशियां जो है वो कितनी विकसित होंगी और उसकी हाइट कितनी बढ़ेगी, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दूसरा सेल जो होता है जागोट जब बनता है तो उसके आगे आने वाले वंश के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिए दूसरी थ्योरी है बायोमेट्री थ्योरी। कौन सी थ्योरी, बायोमेट्री थ्योरी। और ये थ्योरी दिया था किसने, फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है जी, तो फ्रांसिस गाल्टन का कहना क्या था कि जो हेरिडिटी होती है, बच्चे का जो वंशानुक्रम होता है, वो आधा जो आधे जो क्वालिटीज होते हैं वो उसके पेरेंट्स मतलब पितृपक्ष से होते हैं, और आधे जो क्वालिटीज होते हैं वो उसके मम्मी के साइड के होते हैं। ठीक है, आधे पापा के साइड के होते हैं और आधे मम्मी के साइड के होते हैं। इसीलिए इसीलिए एक जो चाइल्ड होता है वो उतना ही योग्य होता है जितने उसके पूर्वज थे। ठीक है जी, जो बायोमेट्री थ्योरी है इनका कहना यही है कि बच्चे के अंदर जो पूरी क्वालिटी में आधी क्वालिटी उसके मम्मी के साइड की होती है और आधी क्वालिटी पापा के साइड की होती है। इसलिए बच्चा उतना ही योग्य होता है जितना उसके मम्मी पापा होते हैं या फिर उसके जो पहले पूर्वज थे वो होते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे एक थ्योरी है डार्विन, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी। और इसी एक थ्योरी में बहुत सारी जो थ्योरीज हैं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहली जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। मतलब जो नेचर है वो किसी भी जीव को जो है वो आगे बढ़ने के लिए क्या देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है, क्या देती है, अपॉर्चुनिटी। लेकिन कोई जीव जो है वो तभी आगे बढ़ पाता है जब वो अपने आप को उस नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, ढाल लेता है। ठीक है, अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है, वो नेचर को क्या करता है, अडॉप्ट करता है। ठीक है, उसके कंडीशन को। तो प्रकृति उन्हीं जीवों को आगे बढ़ने का अवसर देती है जो अपने आप को वातावरण के अनुसार क्या करता है, ढाल लेता है, जो नेचर है उसको क्या करता है, अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, प्रकृति में विविधता। तो इसका कहना यह है कि हर एक जीव के अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्या पाया जाता है, क्वालिटीज जो पाई जाती हैं, और वही क्वालिटीज एक जीव को दूसरे जीव से क्या करती है, डिफरेंट करती है या फिर भिन्न बनाती है। ठीक है, तो हर एक जीव के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की क्या होती है, क्वालिटी होती है। ठीक है, इसी में तीसरी एक थ्योरी है, क्या है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस थ्योरी। मतलब अस्तित्व के लिए संघर्ष, अस्तित्व के लिए क्या है, संघर्ष। ठीक है, जितने भी टाइप के जो जीव हैं, जो लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, उनको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, और अपने लिए एक पर्टिकुलर स्पेस चाहिए, एक जगह चाहिए। ठीक है, जब एक जीव दूसरे जीव में एक जो लिविंग बींग्स है वो दूसरे लिविंग बींग्स के जगह में चला जाता है या फिर वहां के खाना पानी पर क्या डालता है, इफेक्ट डालता है, तो उससे दो जीवों के बीच में, दो प्रजातियों के बीच में, ठीक है, दो स्पीसीज के बीच में क्या संघर्ष जो है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और उनमें वही सरवाइव कर पाता है जो अपने आप को उस नेचर के अकॉर्डिंग क्या कर पाता है, ढाल पाता है। ठीक है, उसको अडॉप्ट कर पाता है। ठीक है, तो सभी जीव जो है भोजन, पानी, स्थान और सुरक्षा के लिए क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी की बेसिक नीड्स जो हैं वो होती हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स की बात करें या फिर अदर जो लिविंग बींग्स हैं उनकी बात करें, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एकदम क्या है, कंपल्सरी चीज़ें हैं, जो चाहिए ही चाहिए। जैसा जंगल कट रहे हैं, है ना, तो आप देख रहे हैं कि जितने कई बार जो जंगली जानवर हैं वो क्या करते हैं, वो शहरों में घुस आते हैं, किसके लिए, पानी के लिए, खाने के लिए। ठीक है, क्योंकि जंगल जो है वो लगातार कम हो रहे हैं, उनका जो नेचुरल आवास है वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, यही कारण है कि जो जीव हैं वो आपस में क्या करते हैं, इन सब चीज़ों के लिए आपस में एक दूसरे से क्या करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। ठीक है, चलिए
एक और है नई प्रजातियों का निर्माण या ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो इसका कहना क्या है कि लंबे समय में छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर नई प्रजातियों का क्या करते हैं, निर्माण। लंबे समय तक मतलब ऐसा नहीं कि 2-4 साल तक, लंबे मतलब कम से कम करोड़ों साल तक एक जीव के अंदर जो है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, परिवर्तन जो है वो होते रहते हैं, जिसके कारण एक नई प्रजाति का जो है वो निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है, जिराफ। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जिराफ की जो हाइट है वो पहले एक बकरी के समान थी, ठीक है, लेकिन जो जिराफ जिस एरिया में पाया जाता है उस एरिया में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी हाइट जो है वो लगातार क्या होती गई, जो है वो बढ़ती गई, मतलब चेंजेस के कारण, जिसके कारण जिराफ जो है वो, जिराफ की जो गर्दन है वो उन पेड़ पौधों को मतलब पकड़कर खाने के लिए वो लगातार क्या है, वो अपने गर्दन को बढ़ाता गया, जिसके कारण आज जो जिराफ हमें दिखता है वो जो है लंबे गर्दन वाला होता है। ठीक है, तो यही है कि छोटे छोटे जो परिवर्तन, और ये ऐसा नहीं कि पिछले 2-4 साल में हुआ, ये लाखों करोड़ों साल में मतलब सालों से ऐसा हो रहा है, जिसके कारण जो आज हम जिराफ को देखते हैं वो लंबे गर्दन वाला है। पहले जो जिराफ था वो क्या है, एकदम बकरी के आकार का, बकरी के आकार का था, एकदम छोटा सा जो है वो रहता था। ठीक है, लेकिन लगातार जो है एनवायरमेंट में क्या होते गए, चेंज जो है वो होते गए, जो वहाँ की जो वनस्पतियां हैं वो क्या होती गई, वो बढ़ती गई, तो इसी कारण जिराफ की जो गर्दन है वो उनके बढ़ते होने के कारण जो है वो लंबी होती गई। ठीक है, चलिए एक जो थ्योरी है योग्यतम की उत्तरजीविता, मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इसका भी कहना वही है कि जो जीव जो है वो अपने आप मतलब नेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर पाता है, अडॉप्ट कर पाता है, ढाल पाता है, वही जीव जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक क्या करता है, सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, जो ज़्यादा फिट है वो आगे सर्वाइव करेगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद फिर एक थ्योरी है लेमार्क थ्योरी। ठीक है जी, लेमार्क थ्योरी, और इसके प्रतिपादक हैं जॉन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। ठीक है जी, और इनका कहना वही है कि वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण, ठीक है, वातावरण में हुए परिवर्तनों के कारण अधिक उपयोग में आने वाले जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, और ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनका उपयोग कम होते जाता है वो क्या हो जाते हैं, आगे चलकर लुप्त हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, इनका कहना यही है कि लिविंग बींग्स जो हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, अगर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो एनवायरनमेंट में चेंज के कारण अगर ऐसा कोई बॉडी पार्ट, ऐसे मतलब शरीर के ऐसे अंग जिनका यूज ज़्यादा हो रहा है, वो क्या होगा, वो ज़्यादा डेवलप होगा, और ऐसे बॉडी पार्ट जिनका यूज कम हो रहा है वो आगे चलकर या तो मतलब खत्म, मतलब पूरी तरह क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, या तो उसका यूज जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, जैसे यही जिराफ की जो गर्दन है वो आपको देखने को मिलेगी, पहले ये बकरी का आकार का था, हो सकता है उसमें जो है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये पहले छोटे छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे उनके गर्दनों मतलब उनके जो नेक है उन वो बढ़ते गए, चेंज जो है वो आते गए, और उनके नेक मतलब उनके जो गर्दन है उनका यूज जो है वो बढ़ते गया। ठीक है, और आज ये जो जिराफ है ये लंबे गर्दन वाला आपको क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ह्यूमन के अंदर पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, पहले इंसान जो है वो कच्चा मांस खाते थे, जंगल में रहते थे, तो उन्हीं कच्चे मांस को जो है वो पचाने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एक बॉडी पार्ट यहाँ पर मतलब आज पाया जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वो पहले पाया जाता है, वो ह्यूमन बींग्स में जो है वो पाया जाता है, लेकिन आज जो है वो उसका जो यूज़ है वो क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि आज हम कच्चा मांस नहीं खाते। ठीक है जी, तो पहले वो क्या था, वो ज़्यादा यूजफुल रहता था, पहले वो ज़्यादा डेवलप था। ठीक है, ये है मेन कि जितने भी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, वो जिसका जितना ज़्यादा यूज़ है वो उतना ज़्यादा डेवलप होगा, जिसका यूज़ नहीं है वो आगे चलकर लुप्त हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी में एक टर्मिनोलॉजी है क्या, जेनेटिक्स। क्या है, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, हेरिडिटी की स्टडी, मतलब वंशानुक्रम का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है क्या, जेनेटिक्स। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक थे, इसके जो जनक हैं, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसके जो फादर कौन है, जेनेटिक्स के जो फादर हैं ग्रेगर जॉन मेंडल, और जेनेटिक्स जो है वो किससे बना है, जीन से। किससे बना है,
जीन्स है जिसका मतलब होता है आगे बढ़ना, ठीक है जी। और ये क्या है, एक स्थिर संरचना है, ठीक है। तो जीन्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं जीन्स, और यही जीन्स हमारी क्वालिटीज को, जो गुण होते हैं एक बच्चे के अंदर, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ये जो जीन्स होते हैं आनुवंशिक गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। जीन्स किसको, जीन्स जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, ठीक है। ये जो जीन्स होते हैं, और ये क्या है, एक स्थिर संरचना है। स्थिर संरचना मतलब इन्हीं जीन्स के अंदर जो बच्चे के अंदर क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती है, पहले से डिसाइडेड होती है। क्या होती है, पहले से डिसाइडेड होती है, इसलिए इसको कहते हैं स्थिर संरचना। क्या कहते हैं इसको, स्थिर संरचना, ठीक है। चलिए आगे है जेनेटिक्स, प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी की क्रियाविधि, ठीक है जी। क्या बोलता है ये कि मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। मानव शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से। और मानव शरीर की शुरुआत किससे होती है, एक कोशिका से होती है, और उस एक कोशिका को कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं, जायगोट, ठीक है। जब स्पर्म और ओवम क्या करते हैं, फर्टिलाइज होते हैं, मतलब आपस में उनका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद एक कोशिका बनती है, और उस एक कोशिका को कहते हैं जायगोट। और उसके बाद फिर लगातार क्या होता है, जो है वो डेवलप होते जाता है, ठीक है। और उसी एक कोशिका से आगे लिविंग बींग्स जो है वो बनता है, ठीक है। तो जायगोट जो होता है वो दो जनन कोशिकाओं, दो जर्म सेल से बनता है, जिसको कहते हैं क्या, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। जितने भी जो पेरेंट सेल्स हैं, जो पहले जो पूर्वज हैं, उनमें क्या पाया जाता है, उनमें पाया जाता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम। क्या पाया जाता है, 23 जोड़ी क्रोमोसोम, ठीक है। 23 जोड़ी मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम जो मनुष्य के अंदर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी मतलब 23 पेयर होते हैं, और 46, हाँ 23 जोड़ी मतलब 46 जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। और वे मिलकर जायगोट नाम के कंबाइन सेल में 23 जोड़ी क्रोमोसोम का एक जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। ये जो ओवम है और ये स्पर्म है, ये आपस में फर्टिलाइज होकर क्या बनाएंगे, जायगोट, ठीक है। और इसमें जो क्रोमोसोम है इनकी संख्या क्या होगी, 23 जोड़ी मतलब 23 पेयर, 23 पेयर जो है वो क्रोमोसोम आपस में क्या रहेंगे, आपस में इनमें विकसित होंगे या डेवलप होंगे, ठीक है जी। चलिए अब आते हैं गुणसूत्र। इसी के बाद गुणसूत्र मतलब जेनेटिक्स के अंदर ही इसको हम जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये गुणसूत्र क्या है, धागे के समान, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान संरचना होती है, ठीक है। और ये टोटल 46 होते हैं, मतलब 23 पेयर, एक मनुष्य के अंदर 23 पेयर, जायगोट में जो है वो 23 पेयर क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है। 46 जो है वो टोटल क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है। किसके बने होते हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के, ठीक है। और दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है जी। जीन्स वंशानुक्रम की मूल और भौतिक इकाई है। जीन्स वही है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, कैरेक्टर्स को जो है वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ये किसमें पाए जाते हैं, गुणसूत्रों में। ये जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, पूरा का पूरा गुणसूत्र है। और इसमें ये जो छोटे छोटे ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, जो इस पर चिपके हैं, ये क्या है, जीन्स। ये क्या है, जीन्स, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, गुणों को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी में आते हैं, एक टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी है, वो है ट्विन्स या जुड़वा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो जो है वो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। वहीं के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चन से ये टॉपिक जो है वो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्विन्स क्या है, ऐसे भाई बहन जो एक ही माँ से एक ही गर्भावस्था के दौरान जन्म लेते हैं, ठीक है। ट्विन्स क्या है, ऐसे दो बच्चे जो एक ही माँ के पेट से मतलब एक साथ क्या होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो कहलाते हैं ट्विन्स, ठीक है। दो टाइप के होते हैं, एक कौन है, आइडेंटिकल ट्विन्स, और एक होते हैं फ्रैटर्नल ट्विन्स, ठीक है जी। तो आइडेंटिकल ट्विन्स क्या होते हैं, ठीक है, एक ही फर्टिलाइज्ड ओवम से विकसित होते हैं, ठीक है। एक ही फर्टिलाइज्ड ओवम से विकसित होते हैं, जो दो जायगोट में विभाजित हो जाता है। ये देखिए, ये जो है ये एक ओवम है, और इसी में जो बच्चे मतलब ये जब दो पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा, और वो एक ही माँ के क्या है, गर्भ में रहेगा,
तो उसको कहते हैं, उससे जो बच्चे जो है वो आएंगे उनको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर्स कौन कैसे होते हैं कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, उनकी जो संरचना होती है, चाहे वो फेस कट हो गया जैसा भी, वो आपस में एक जैसे ही दिखाई देंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, एक ही प्लेसेंटा में रहते हैं। ठीक है, और या तो भाई भाई रहेंगे या बहन बहन, मतलब सिस्टर सिस्टर और ब्रदर ब्रदर। ठीक है, ऐसा इस टाइप का जो है वो इनके कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, पैटर्नल ट्विंस क्या है, ऐसे ट्विंस जो अलग अलग फर्टिलाइज ओवम से क्या होते हैं, विकसित होते हैं, और जिनमें प्रत्येक में अपना स्पर्म होता है। ठीक है, तो अलग अलग ओवम है और इससे जो बच्चे विकसित होंगे ये कहलाएंगे फ्रैटर्नल ट्विंस। अब इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, ये दिखने में एक समान नहीं होंगे, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब दिखने में एक समान, जो आइडेंटिकल होंगे वो दोनों जो है आपस में दिखने में एक समान होंगे। ठीक है, और उनका दूसरा कैरेक्टर क्या है कि वो या तो भाई भाई ही होंगे या तो बहन बहन ही होंगे, जो आपस में जुड़वा रहेंगे। ठीक है, लेकिन फ्रैटर्नल ट्विंस में ऐसा नहीं है, इनमें या तो एक समान दिख सकते हैं या फिर नहीं भी दिख सकते हैं। दूसरी बात कि इनकी जो शारीरिक बनावट और जो दिखावट है वो अलग अलग होगी। ठीक है जी, मतलब ये अलग अलग दिखाई देंगे। इनमें बच्चे जो हैं या तो एक ही माँ के पेट से एक भाई और एक बहन जो है वो होंगे। ठीक है, तो इस टाइप का। चलिए अब आते हैं वंशानुक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है प्रभाविता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस, इसका कहना क्या है, जब दो इसका कहना यह है कि जब दो डिफरेंट क्वालिटीज वाली प्रजातियों में वर्ण संकर की उत्पत्ति होती है, तब उस वर्ण संकर यानी हाइब्रिड में उसी गुण की ज्यादा प्रधानता होती है जो अधिक इफेक्टिव होता है। मतलब कि जब दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और उससे क्या होगा, एक हाइब्रिड बनेगा। क्या बनेगा, एक हाइब्रिड। तो उस हाइब्रिड में मतलब उस वंश में वो वाला जो क्वालिटी है वो ज्यादा डोमिनेंस, मतलब ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा इस जो अपने किसी एक किस में है, प्रजाति में। ठीक है, आप कीजिए थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये एक पौधा है, ठीक है, जो लंबा है, और ये एक पौधा क्या है, छोटा है। ठीक है जी, जब इन दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा, इन दोनों में क्या होगा, क्रॉस होगा, तो ये जो नया वंश बनेगा, ये जो नया हाइब्रिड बनेगा, इसमें उसके गुण जो है वो दिखाई देंगे, उसके गुण जो है वो ज्यादा अच्छे से दिखेंगे या फिर विकसित होंगे, जो उसके पेरेंट्स है ना, उसके पेरेंट्स में ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, कि दो डिफरेंट क्वालिटीज वाली हाइब्रिड की दो डिफरेंट क्वालिटीज वाली प्रजातियों में जब क्या होता है, क्रॉस होता है, तो हाइब्रिड क्या होता है, वो बनता है, और इस हाइब्रिड में उस गुण की प्रधानता होती है जो अधिक इफेक्टिव है। ठीक है, जब इन दोनों में जिसका गुण ज्यादा प्रभावी होगा वो आगे आने वाले वंश में क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, आगे आने वाले वंश में क्या होगा, दिखाई देगा। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन क्या बोलता है कि ऐसे क्वालिटीज, ठीक है, ऐसे क्वालिटीज जो पहली पीढ़ी के बच्चे में अगर दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मतलब जो गुण पहले क्रॉस के दौरान क्या हो गया था, दब गया था, वो आने वाले वंश में क्या होगा, वो दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ये एक मटर का पौधा है, ठीक है, इसको नाम देते हैं पी, और एक मटर का पौधा क्या है, एफ है। ठीक है, तो अगर
इसका जो अगर कोई क्वालिटी है जो एफ में दिखाई नहीं दे रहा है या फिर वो ज़्यादा प्रभावी नहीं है, वो अपने आगे आने वाले वंश में या फिर हाइब्रिड में जो है वो अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, अच्छे से क्या होगा, दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर ये दो पौधे हैं, इन दोनों में क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये जो लंबा वाला पौधा है इसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा है, जिसके कारण एफ जो है वो इसमें प्रजाति में, एफ प्रजाति में जो पौधा है वो ज़्यादा क्या है, लंबा है। लेकिन जो पौधा बौना है वो आगे आने वाले, इसके बाद जो आने वाले जो वंश है, जो हाइब्रिड होंगे, उसमें जो है वो डोमिनेंट होगा, मतलब दिखाई देगा। वो क्या होता है, लुप्त हो जाता है, सॉरी लुप्त नहीं होता, आगे आने वाले वंश में क्या होता है, वो दिखाई देता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है स्वतंत्र चयन का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री चॉइस। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है, दो लक्षणों की वंशागति के जीन संतति में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, हस्तांतरित होते हैं, और एक का गुण दूसरे के गुण को प्रभावित नहीं करता। ठीक है, एक का गुण दूसरे के गुण को प्रभावित नहीं करता। जैसे ये क्या है, एक पौधा है। ठीक है, ये क्या है, एक पौधा है, और ये पौधे का क्या है, स्टेम है, और यहां पर एक फ्लावर लगा है। ठीक है, ये क्या है, एक फ्लावर है। तो स्टेम के जो गुण हैं और फ्लावर के जो गुण हैं वो अलग अलग क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। इन दोनों का कोई भी मैच जो है वो नहीं होगा। ठीक है, इसका कहना यही है, प्रिंसिपल ऑफ फ्री चॉइस। ठीक है, इसका गुण यही कहना जो है वो यही है कि अगर स्टेम है, अगर किसी पौधे का स्टेम है और उसी पौधे का क्या है फ्लावर है, अगर वो किसी दूसरे पौधे से क्या करता है, क्रॉस करता है, तो उसके स्टेम का जो क्वालिटी है और उसके फ्लावर का जो क्वालिटी है वो क्या होगा, अलग अलग ट्रांसफर होगा। इन दोनों में आपस में कोई भी मैच नहीं होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है। अब आते हैं वंशानुक्रम के नियम। ठीक है, वंशानुक्रम के नियम या रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं समानता का नियम। समानता का नियम क्या है, सिंपल सी बात है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही उनके बच्चे होंगे। ठीक है, समानता का नियम क्या है कि बच्चों में पेरेंट्स के जैसे ही होने की प्रवृत्ति जो है वो पाई जाती है, या टेंडेंसी जो है वो पाई जाती है। मतलब जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनके जो बच्चे होंगे, मतलब माता पिता में जो गुण होंगे वही गुण उसके बच्चे में जो है वो दिखाई देंगे। ठीक है, अगर किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो क्या है, वो उनके इंटेलिजेंस अगर कम है या ज़्यादा है, उनके बच्चे में भी उन्हीं के समान इंटेलिजेंस जो है वो कम होगा या तो ज़्यादा होगा। इसका कहना यही है। ठीक है, चलिए एक है विभिन्नता का नियम, मतलब प्रिंसिपल रूल ऑफ वेरिएशन। ठीक है, रूल ऑफ वेरिएशन, इसका कहना यह है कि बच्चे जो हैं वो एकदम अपने मम्मी पापा के जैसे जो है वो दिखाई नहीं देते। मतलब मम्मी पापा में जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वही के वही क्वालिटीज़ जो है वो उसके बच्चे में दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई बच्चा मतलब एकदम ज़रूरी नहीं है कि जैसे कोई बच्चा जो है उसके अगर पेरेंट्स ज़्यादा एकदम इंटेलिजेंट हैं तो उसके बच्चे जो हैं वो उन्हीं के टाइप के इंटेलिजेंट होंगे। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, तो इसका कहना यही है कि मम्मी पापा जैसे हैं वैसे ही उनके जो बच्चे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो उनसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, मतलब क्रोमोसोम में क्या होता है, म्यूटेशन, वो और नेचुरल सिलेक्शन, इसके कारण होता है। ठीक है, तीसरा जो रूल है वो प्रतिगमन का नियम। ठीक है, रूल ऑफ रिग्रेशन। इसका कहना क्या है कि बच्चे अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, मतलब पेरेंट्स के अंदर कोई स्पेसिफिक अगर कोई गुण है, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं, तो उनके बजाय बच्चे के अंदर एकदम नॉर्मल टाइप के जो हैं वो गुण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या फिर उसको क्या करता है, वो एक्वायर होता है। ठीक है, जैसे अधिक बुद्धिमान माता पिता का बालक कम बुद्धिमान हो सकता है, और कम बुद्धिमान जो पेरेंट्स हैं उनका जो बच्चा है वो क्या हो सकता है, वो एकदम ज़्यादा इंटेलिजेंस वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के यहाँ पर हो सकते हैं, इसका कहना यही है। ठीक है जी, चलिए अब वंशानुक्रम की विशेषताएं। ठीक है, वंशानुक्रम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेरेडिटी।
ठीक है। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो क्या है, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या है कि अभी मैंने बताया कि क्रोमोसोम जो होते हैं जो होते हैं उनकी संख्या होती है 46, ठीक है, और पेयर में होता है वो 23, ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम अगर किसी व्यक्ति में है तो उसके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या है वो क्या हो जाती है, 47। क्या हो जाती है, 47। और ये क्या होता है, जो 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक एक्स्ट्रा जो है वो क्रोमोसोम जुड़ जाता है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, टर्नर सिंड्रोम लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम। अगर इसको ऐसे समझते हैं, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है, और ये क्या है, एक्स वाई मेल है, ठीक है जी। अगर इन दोनों में क्या होता है, क्रॉस होता है, तो यहाँ पर एक जो फीमेल बनेगी, ठीक है। अगर इसमें क्या है, टर्नर सिंड्रोम है, तो इसमें एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो नहीं पाया जाएगा। क्या होगा, नहीं पाया जाएगा। इसी के कारण इसमें क्या होता है, नारी में बांझपन आता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, उनका अभाव होता है, ठीक है। इसके अलावा एक है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसका ये क्या है, प्रभावित पुरुष में एक्स क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रतिलिपि होती है, ठीक है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो जिस भी मेल में अगर वो पाया जाता है तो उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण उनका जो चेस्ट होता है वो फीमेल के समान जो है वो दिखाई देता है, ठीक है। अब एक और कैरेक्टर है, ये क्या है, हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को क्या लग जाती है, चोट, है ना, अगर कोई जो है कट गया, छिल गया, जिसके कारण क्या निकल रहा है, ब्लड जो है वो कंटिन्यू बाहर आ रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति में अगर ये दिक्कत है हीमोफीलिया वाली, तो वो ब्लड जो है वो निकलता ही रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, वो रुकेगा नहीं। जबकि नॉर्मल जो पर्सन है उसमें ऐसा नहीं होता। अगर कट गया, छिल गया, जिसके कारण ब्लड आ रहा है, तो फिर कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, ठीक है जी। ये हीमोफीलिया के कारण ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ब्लीडिंग जो है वो बंद नहीं होती, ठीक है, ब्लीडिंग जो है वो क्या नहीं होती, बंद नहीं होती, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है कि व्यक्ति जो है वो लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। अब आते हैं वातावरण में, ठीक है, एनवायरमेंट, वह बाहरी दुनिया, अनुभव और स्थितियां जो बच्चे के जन्म से पहले और बाद में उसके विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं, ठीक है। वातावरण क्या है, एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसी दुनिया जो बच्चे के जन्म से पहले बच्चे के विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है, और बच्चे के जन्म के बाद भी बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। मतलब वातावरण में आने के बाद बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर करता है, ठीक है, बहुत सारे जो है वो चीज़ों को सीखता है, ठीक है, लगातार सीखते रहता है, जिसके कारण उसका जो विकास है वो क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो रॉस का कहना है कि वह बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है, ठीक है, और वातावरण में क्या क्या आता है, आपकी फैमिली आएगी, ठीक है, सोशल कम्युनिटी आएगी, ठीक है, आपका स्कूल आएगा, या फिर जितने भी जो बाहर की जो चीज़ें जो हमें किसी न किसी तरीके से क्या करती हैं, इफेक्ट हमारे ऊपर डालती हैं, अफेक्ट करती हैं, वो किस में आएगा, वो आएगा वातावरण में। चलिए आगे देखते हैं वातावरण का विकास पर प्रभाव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, मानसिक विकास पर प्रभाव, ठीक है, मानसिक विकास पर प्रभाव या मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट पर क्या है इसका इफेक्ट, इसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि बालक को अपने चारों ओर सूटेबल सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर उसकी मानसिक विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी। क्या हो जाती है, धीमी। मतलब एक बच्चा जो है अगर उसको कंटिन्यू वो जो है चीज़ें प्रोवाइड हम करें जो उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है, ज़रूरी है, ठीक है, चाहे एक अच्छा एजुकेशन हो, एक अच्छा न्यूट्रिशन हो, तो उसका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। अगर ये सभी चीज़ें नहीं उसको नहीं मिल पाती तो उसका डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो अगर जिसको अच्छा मिल रहा है तो बच्चा क्या होगा, इंटेलिजेंट भी होगा, ठीक है, हष्ट पुष्ट भी होगा, मतलब उसके मसल जो है वो अच्छे से काम करेंगी, ठीक है। अगर किसी बच्चे में ये नहीं मिल रहा है तो फिर ये बच्चा जो है वो उतना ज़्यादा अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। दूसरी बात,
शारीरिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, शारीरिक विकास पर कैसे प्रभाव? स्टीफेंस का कहना है कि यदि बच्चों को अच्छा वातावरण में पाला जाए तो उनकी आईक्यू में क्या होती है? वृद्धि। क्या होती है? वृद्धि। ठीक है जी। और व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव, इसका कहना मतलब क्या है कि उत्तम वातावरण में पालने वाले बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट होता है। बच्चे जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से, अगर उसको अच्छा एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो फिर बच्चा जो है वो अपने आप को एक अच्छे तरीके से क्या करता है? एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, इसका कहना यही है। इसके बाद सामाजिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, इफेक्ट ऑन सोशल डेवलपमेंट। इनका कहना है कि वातावरण सामाजिक विकास पर प्रभाव डालता है, बिल्कुल डालेगा। और वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। दोनों ही मिलकर बालक के व्यक्तित्व के विकास को उचित दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दोनों, इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण बच्चे का जो विकास है, विकास की दिशा है, ठीक है, वो क्या होती है? वो डिसाइड होती है। ठीक है जी। और कॉलिन के अनुसार विकास जो होता है वो वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है? प्रतिफल होता है। क्या होता है? प्रतिफल होता है या परिणाम होता है। ठीक है जी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा। और अगर कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट है फिर आप उसको बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।